न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। शुरुआत करेंगे आज की पहली खबर से। आज की पहली खबर है कि देश भर में नए कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में राजभवनों का घेराव किया और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन भी किया। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने राजभवन व जंतर मंतर पर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। चंडीगढ़ में राजभवन घेराव के दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं पर पुलिस ने पानी की बौछार की। लखनऊ में उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ राजभवन का घेराव करने के लिए अपने आवास से निकले। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया। लल्लू समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से किसान अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। मध्य प्रदेश में अभियान की शुरुआत करने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शुक्रवार सुबह अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा पहुंचे और वहां वे किसानों के साथ उनकी ट्रैक्टर रैली में भी शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना के अंत की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना विषाणु संक्रमण से बचाव के लिए शनिवार से शुरू हो रहे देशव्यापी टीकाकरण अभियान से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि यह कदम संभवतः कोविड-19 के अंत की शुरुआत है। कोरोना विषाणु के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शनिवार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। इस ऐतिहासिक अभियान की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। आपको बता दें कि टीकाकरण के पहले दिन देश भर में मौजूद 3006 केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। वहीं आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हर केंद्र पर 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। देश भर में 3006 केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहले 3 दिन 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश शर्मा को टीकाकरण के पहले दिन शनिवार को कोरोना टीका लगाया जाएगा। शर्मा पेशे से चिकित्सक है, उन्हें कैलाश अस्पताल में टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के लिए दिल्ली में 81 और नोएडा में 8 केंद्र बनाए गए हैं। सांसद शर्मा ने उन्हें टीका लगाए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि वह केंद्र और उत्तर प्रदेश के सरकार के कृतज्ञ हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत में कोरोना वायरस के ब्रिटेन के मिले नए स्वरूप के से संक्रमित लोगों की संख्या 114 हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और राज्यों को नियमित परामर्श भी जारी किया जा रहा है। इसने कहा कि देश में कोरोना वायरस के ब्रिटेन में मिले नए स्वरूप से संक्रमित लोगों की कुल संख्या इस समय 114 है। वहीं आपको बता दें कि किसानों के साथ सरकार की 9वीं बैठक भी बेनतीजा रही। किसानों ने कहा कि किसी की मध्यस्थता हमें मंजूर नहीं। सरकार और किसान संगठनों के बीच शुक्रवार को हुई 9वीं बैठक भी बेनतीजा रही। 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ वार्ता में प्रदर्शनकारी किसान नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे, जबकि सरकार ने किसान नेताओं से उनके रुख में लचीलापन दिखाने की अपील की एवं कानून में जरूरी संशोधन के संबंध में अपनी इच्छा जताई। इस दौर की वार्ता के अंत में दोनों पक्षों ने तय किया कि अगली बैठक 19 जनवरी को होगी। बैठक में किसानों ने साफ कर दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सामने अपनी बात नहीं रखेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि उन्हें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, ये सीधे सरकार से ही वार्ता करेंगे। जबकि केंद्रीय मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि सरकार समिति के सामने अपना पक्ष रखेगी। बाद में किसान नेताओं ने कहा कि बैठक में आवश्यक वस्तु अधिनियम पर लंबी चर्चा हुई और किसान संगठनों ने अपनी तरफ से इसमें जरूरी संशोधन पेश किए। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने शुक्रवार को आंदोलनरत किसान संगठनों से कहा कि ये एक आपसी अनौपचारिक समूह बनाकर तीनों कृषि कानूनों पर यदि कोई ठोस मसौदा सरकार के समक्ष पेश करते हैं तो वे खुले मन से उस पर चर्चा करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से 9वें दौर की वार्ता सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकल सका।
कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर तोमर ने कहा कि राहुल गांधी के बयान पर और राहुल गांधी के कृत्य पर पूरी कांग्रेस सिर्फ हंसती है और उनका उपहास उड़ाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में इन्हीं कृषि सुधारों का वादा किया था। तोमर ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मीडिया के समक्ष आकर स्पष्ट करना चाहिए कि वे उस वक्त झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अमृतसर में सीमा के पास पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर हो गया। पंजाब के अमृतसर जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। अमृतसर में कस्बा अजनाला में स्थित भारतीय निगरानी चौकी कोट राजदा में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को देखा। वह भारतीय सीमा में कटीले तार तक पहुंच गया था। जैसे ही बीएसएफ के गश्त कर रहे जवानों ने आहट सुनी, उन्होंने घुसपैठिए को ललकारा। इसके बाद पाक घुसपैठिए ने भागने की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ ने उसे गोलियों से ढेर कर दिया। आपको बता दें कि गुरुवार को देर रात हुई इस वारदात के बाद बीएसएफ के जवानों ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया। जिस रास्ते से घुसपैठिया भारतीय सीमा में घुसा, वहां के खेतों में घुसपैठियों के पांव के एक से अधिक निशान मिले हैं। साथ ही आपको बता दें कि मारे गए घुसपैठिए की तलाशी के दौरान उसके कब्जे से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि सेना के धैर्य की परखने की गलती न करें, ऐसा कहना है सेना प्रमुख जनरल नरवणे का। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए शुक्रवार को कहा कि किसी को भारतीय सेना के धैर्य की परीक्षा लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने उत्तरी मोर्चे पर जारी सीमा गतिरोध को बातचीत और राजनीतिक उपायों से हल करने की प्रतिबद्धता जताई। पाकिस्तान की ओर से सीमा पर आतंकवाद का जिक्र करते हुए कहा कि पड़ोसी देश आतंकवादियों को लगातार पनाहगाह मुहैया करा रहा है। नियंत्रण रेखा पर मौजूद शिविरों में 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ को तैयार हैं। जनरल नरवणे ने सेना दिवस परेड के मौके पर पूर्वी लद्दाख की स्थितियों की चर्चा करते हुए कहा कि सीमा पर एक तरफा बदलाव की साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के जिक्र किया गया है। साथ ही आपको बता दें, सेना दिवस के मौके पर पहली बार ड्रोन से हमला करने की ताकत का प्रदर्शन भी किया गया। वहीं आपको बता दें, रोजवैली प्रमुख की पत्नी की हुई गिरफ्तारी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने करोड़ों रुपए के चिटफंड घोटाले के सिलसिले में रोजवैली समूह के प्रमुख गौतम कुंडू की पत्नी शुभ्रा कुंडू को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। इस आशय की जानकारी जांच एजेंसी के सूत्रों ने दी। उन्होंने बताया कि सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों ने पूंजी घोटाले में कथित भूमिका को लेकर शुभ्रा को गिरफ्तार किया। वह इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से वंचित थी। पश्चिम बंगाल के वीरभूम से सांसद व फिल्म अभिनेत्री शताब्दी राय ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस में बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं। वहीं आपको बता दें, 7 दिन में 10 लाख आबादी पर कोरोना के 87 मामले सामने आए हैं। भारत में पिछले 7 दिनों में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड-19 के 87 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, ब्राजील, फ्रांस और इटली जैसे देशों की तुलना में विश्व में सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि इस अवधि में प्रति 10 लाख आबादी पर मौत का केवल एक नया मामला सामने आया। उसने कहा कि इस महामारी से मृत्यु दर 1.44% होने के साथ कोविड-19 से भारत में होने वाली मौतें प्रति 10 लाख आबादी पर दुनिया में सबसे कम में से एक है। मंत्रालय ने कहा कि भारत में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है और यह आंकड़ा 2.13 लाख है, जो देश में संक्रमण के कुल मामलों का केवल 2.03% है।
साथ ही आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में इस महामारी के 15,590 नए मामले सामने आए, जबकि इसी अवधि के दौरान 15,975 लोग स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने कहा पिछले 7 दिनों में प्रति 10 लाख आबादी पर नए मामलों की संख्या केवल 87 थी। यह संख्या रूस, जर्मनी, ब्राजील, फ्रांस, इटली, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की तुलना में कम है। देश में स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 10,61,738 है। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों और उपचाराधीन मरीजों की संख्या के बीच अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है और यह 99 लाख को पार कर गया है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली शहर में सांस लेना भी हुआ हानिकारक। दिल्ली की हवा इस समय सर्द है, ठिठुरन से कोई राहत नहीं है और लगातार दूसरे दिन भी वायु गुणवत्ता की स्थिति गंभीर श्रेणी में रहने से सांस लेना भी सेहत के लिए खतरनाक हो गया है। दिल्ली व एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 497 तक पहुंच गया। भारतीय वायु गुणवत्ता सेवा के मुताबिक दिल्ली में सबसे बुरा हाल मथुरा मार्ग पर रहा। यहाँ पर AQI का स्तर 615 तक पहुंच गया था, जो गंभीर श्रेणी से भी अधिक है। आपको बताते चले कि AQI अगर 500 से ज्यादा हो जाए तो इसे सबसे गंभीर स्तर और सेहत के लिए खतरनाक माना जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह बेहद ही खराब स्थिति है और इस स्थिति में लोगों में सांस संबंधित परेशानियां होती हैं। शुक्रवार को भी घने कोहरे और प्रदूषण के कारण धुंध नजर आई। शुक्रवार को AQI स्तर पूसा में 500, लोधी रोड पर 479 और दिल्ली विश्वविद्यालय में 505, हवाई अड्डे पर 511, नोएडा में 539, मथुरा रोड पर 615, आया नगर में 441, IIT दिल्ली में 497 व गुरुग्राम में 441 दर्ज किया गया। वहीं आपको बता दें कि प्रदूषण व ठंड की वजह से ही शनिवार को सुबह हल्की धूप जरूर निकली, लेकिन 4 बजे के बाद से वातावरण में धुंधला असर देखने को मिला। वातावरण में PM 2.5 का स्तर 489 व PM 10 का स्तर 482 रहा। शनिवार को ये दोनों ही स्तर 500 से अधिक होने की संभावना है। सफर के अनुसार शनिवार को भी इस स्थिति से कोई राहत मिलने का आसार नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि यह स्तर 470 तक पहुंच सकता है। सफर ने दिल्ली व एनसीआर में AQI की 7 श्रेणियां बनाई है। वहीं आपको बता दें 8 रेलगाड़ियों को कल हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए देश के विभिन्न भागों से लोगों की आवाजाही सुगम बनाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 8 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक ये रेलगाड़ियां केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से जोड़ेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित होने वाले इस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री दभोई, चांचोड़, आमान परिवर्तन, चांचोड़ केवड़िया आमान परिवर्तन, नवनिर्मित प्रतापनगर केवड़िया खंड के विद्युतीकरण और दभोई, चांचोड़ और केवड़िया स्टेशनों की नई इमारतों का उद्घाटन भी करेंगे। गुजरात में रेल से जुड़ी इन परियोजनाओं के उद्घाटन के मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित रहेंगे। पीएमओ ने बयान में कहा कि इन रेलवे स्टेशनों को स्थानीय विशेषताओं और आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस किया गया है। केवड़िया देश का पहला स्टेशन है जिसे हरित इमारत होने का प्रमाण पत्र मिला है। बयान में कहा गया इन परियोजनाओं से निकटवर्ती जनजातीय इलाकों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। नर्मदा नदी के तटों पर स्थित महत्वपूर्ण धार्मिक और प्राचीन तीर्थ स्थलों तक संपर्क कायम किया जा सकेगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यह क्षेत्र के समूचे सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक सुरक्षा गार्ड को लगेगा कोरोना का टीका।
मध्य प्रदेश में शनिवार से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत पहला टीका अस्पताल में तैनात एक सुरक्षा गार्ड को जेपी अस्पताल में लगाया जाएगा, जबकि इंदौर जिले में पहला टीका महिला स्वास्थ्य कर्मी को लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के अपर संचालक टीकाकरण संतोष शुक्ला ने शुक्रवार को बताया कि 16 जनवरी को मध्य प्रदेश में कोविड-19 का पहला टीका भोपाल स्थित जेपी अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मी को लगेगा। हालांकि उन्होंने उस कर्मचारी का नाम यह बताने से इनकार कर दिया। इसी बीच भोपाल स्थित जेपी अस्पताल के सुरक्षा गार्ड हरिदेव यादव ने कहा कि मुझे शनिवार को सबसे पहले कोरोना का टीका जेपी अस्पताल में लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मध्य प्रदेश में यह टीका लगवाने वाला पहला व्यक्ति होने जा रहा हूं। मैंने खुद ही कहा कि सबसे पहले मुझे यह टीका लगाओ। जब मैंने अपनी पत्नी को यह बताया तो उसे थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन बाद में वह मान गई। यादव ने कहा कि मैं जेपी अस्पताल में सुरक्षा गार्ड हूं और जब से कोरोना महामारी फैली है तब से मैंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में इस महामारी से बचाव का पहला टीका लगवाने जा रहे स्वास्थ्य कर्मी आशा पवार ने शुक्रवार को कहा कि वह और उनका परिवार इस टीकाकरण को लेकर एकदम निश्चित है। पवार जिला चिकित्सालय में आया के रूप में पदस्थ हैं। उन्होंने कहा, जब मुझसे पूछा गया कि क्या मैं कोविड-19 का टीका लगवाना चाहती हूं, तो मैं इसके लिए तुरंत तैयार हो गई। इस टीके को लेकर मेरा परिवार एकदम निश्चिंत है। जिले की प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पूर्णिमा गडरिया ने बुधवार को कहा था कि महामारी का पहला टीका वह खुद लगवाना चाहेंगे ताकि अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित हो सके। वहीं आपको बता दें कि नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुक्रवार को शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत 1 महीने से अधिक समय पहले इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार का होगा। साल 2022 में देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस तक इसके तैयार होने की उम्मीद है। सरकार साल 2022 का मानसून सत्र नए भवन में आहूत करना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि एक अधिकारी ने कहा कि नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अधिकारी ने कहा कि निर्माण स्थल पर खुदाई का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त संख्या में श्रमिकों को काम पर लगाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना समय पर पूरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के तहत किया जा रहा है। इस परियोजना पर 971 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में 14 सदस्यीय धरोहर समिति ने नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी थी। इसके अलावा उसने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना को भी हरी झंडी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्य शुरू करने से पहले केंद्र को समिति तथा अन्य संबंधित प्राधिकरणों की मंजूरी लेने का आदेश दिया था। निर्माण कार्य पहले इसीलिए शुरू नहीं हो सका था क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि जब तक न्यायालय मामले में लंबित याचिकाओं पर फैसला नहीं ले लेता तब तक न तो निर्माण और न ही विध्वंस कार्य शुरू किया जाएगा। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने कहा कि निर्माण कार्य शुरू होने में 35 दिन की देरी के बावजूद उसे विश्वास है कि तय समय पर इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के उपाध्यक्ष तथा वाणिज्यिक इकाई के प्रमुख संदीप नवलखे ने कहा, हम कुशल कार्यबल तथा परियोजना का खाका तैयार कर पहले ही आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। नए भवन का निर्माण मौजूदा भवन के सामने किया जाएगा। पुराने संसद भवन का निर्माण 94 साल पहले लगभग 83 लाख रुपए में किया गया था। नए भवन के निर्माण के बाद पुराने भवन को संग्रहालय में तब्दील कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 295 नए मामले सामने आए हैं, जबकि नोएडा में सिर्फ 1 मामला सामने आया है। दिल्ली और नोएडा में कोरोना की मार लगातार कमजोर हो रही है। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण की सबसे कम दर दर्ज की गई थी। शुक्रवार को दिल्ली में कुल 295 कोरोना के मामले सामने आए और इस बीमारी से 10 मरीजों की मौत हुई है। वहीं नोएडा में सिर्फ 1 मरीज सामने आया है, जो मार्च के बाद पहली बार है।
मामले में अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली में 8 माह बाद कोरोना के सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना संक्रमण की दर गिरकर अब तक की सबसे कम 0.44% दर्ज की गई है। हम कोरोना से लड़ेंगे और इससे हराएंगे। इसी बीच अब दिल्ली में शनिवार से कोरोना का टीका लगाने की भी शुरू हो गई है प्रक्रिया। गौतम बुद्ध नगर में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण का एक मामला सामने आया है। पिछले साल 8 मार्च के बाद यह पहला मौका है जब एक मामले की पुष्टि हुई है। जनपद में 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत होने वाली है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। वहीं आपको बता दें कि जिला अधिकारी ने बताया कि यहाँ के विभिन्न निगरानी अधिकारी डॉक्टर सुनील दोहरे ने बताया कि शुक्रवार सुबह तक कोरोना संक्रमण का एक मामला सामने आया है। इससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,260 पर पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे के भीतर कोविड-19 के 21 मरीज उपचार के बाद ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही जनपद में अब तक 24,952 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। अधिकारी ने बताया कि यहाँ के विभिन्न अस्पतालों में 217 मरीजों का उपचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक कोविड-19 के संक्रमण की वजह से 91 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार से जनपद में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत होगी। 600 स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि 6 केंद्रों पर टीकाकरण की शुरुआत होगी और इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था भी कर ली गई है। इसके अतिरिक्त इस समय अस्पताल में 1171, कोविड केयर सेंटर में 43 और कोविड हेल्थ सेंटर में 11 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दिल्ली में अब तक 97,33,648 कोरोना जांच की जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 38,990 आरटीपीसीआर व 27,931 एंटीजन जांच की गई है। यह बीमारी अब तक 6,31,884 मरीजों का संक्रमित कर चुकी है। इन मरीजों में से 4,18,357 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त 10,732 मरीजों की मौत इस बीमारी से हुई है। अब तक की कोरोना संक्रमण दर 6.48% और मृत्यु दर 1.70% रही है। इस समय दिल्ली में 2,451 सील क्षेत्र हैं। वहीं आपको बता दें कि उपराज्यपाल के निवास के पास कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को उपराज्यपाल निवास के नजदीक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि ये तीनों कानून किसानों की मदद करने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें खत्म करने के लिए है। प्रदर्शन की अगुवाई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने की। प्रदर्शन में प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद थी। कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान अधिकार दिवस मनाया। अनिल कुमार ने कहा कि इन कानूनों के विरोध में 50 से भी अधिक दिनों में सीमाओं पर 60 से भी अधिक किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, परंतु किसान विरोध प्रदर्शन से पीछे नहीं हटेंगे और वे केंद्र सरकार को कृषि क्षेत्र को तीनों काले कानूनों के जरिए निजी हाथों में जाने नहीं देंगे। केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच 8 बैठकें हुई, जो कि बेनतीजा व्यर्थ का अभ्यास करके खत्म हुई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की पूर्व विधायक अलका लांबा को हाथ में चोट लगी। इसके बाद उन्हें धरना स्थल से सीधे उपचार के लिए नजदीक के अस्पताल में भेजा गया। प्रदर्शन में महासचिव केसी वेणुगोपाल, दिल्ली प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, रमेश कुमार, कृष्णा तीरथ और उदित राज, पूर्व विधायक जय किशन समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ता व प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल हुए। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में कुछ दिन और रहेगा कोहरे और शीतलहर का सितम। दिल्ली में अब कुछ दिन शीतलहर और कोहरे का सितम रहेगा। राजधानी के कई इलाकों में शुक्रवार सवेरे से कोहरा छाना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन तक और दिल्ली की सड़कों पर घना कोहरा वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। आगामी 18 तारीख के बाद से न्यूनतम तापमान के 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। दिन के तापमान में भी कमी रहने की वजह से सर्दी का एहसास होगा। आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण दिल्ली का न्यूनतम तापमान शुक्रवार को बढ़कर सामान्य से 1 डिग्री अधिक 6.7 डिग्री सेल्सियस हो गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने यह जानकारी दी।
आईएमडी के एक अधिकारी ने कहा कि कोहरा छाए रहने से सफदरगंज में दृश्यता घटकर 201 मीटर और पालम में 300 मीटर रह गई। शनिवार को शहर के कई हिस्सों में घने कोहरे का अनुमान जताया गया है। साथ ही आपको बता दें कि आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि पश्चिमी हिमालय से आने वाली ठंडी और शुष्क उत्तरी पश्चिमी हवाओं से गुरुवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। फिर हवा की दिशा बदलकर उत्तर पूर्व की ओर हो गई। इसके अलावा आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई। 1 जनवरी को शहर में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज की गुड मॉर्निंग भारत में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।